नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर चेक प्रकरण पर स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी आर्थिक सहायता का चेक बांटने की तहसील स्तर से बहुत पारदर्शी प्रक्रिया की जाती है। चेक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बाकायदा रजिस्टर में हस्ताक्षर और सभी जरूरी प्रक्रिया के बाद चेक सौंपा जाता है। ऐसे में पूर्व जनप्रतिनिधि ने चेक पाने वाले के साथ की गई प्रेस वार्ता में लगाए गए आरोप निराधार बताए और उस व्यक्ति को चेक न मिलने पर न तो विधायक कार्यालय संपर्क किया गया और तहसील स्तर चेक प्राप्त न होने की जानकारी दी गई। वहीं विधायक राहत कोष से आज हजारों चेक बांटे जा चुके हैं, जिसमें मुख्यमंत्री कोष भी इन्वॉल्व रहता है। आज तक ऐसी घटना सामने नहीं आई है। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है, ऐसा रुद्रपुर विधायक ने कहा। तो हम आपको बता रहे हैं रुद्रपुर विधायक की बात जो उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कही है। पूरे चेक प्रकरण के बारे में वो अपनी बात रख रहे थे, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी भी आर्थिक सहायता का चेक बांटने की तहसील स्तर से एक पारदर्शी प्रक्रिया हो जाती है। चेक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बाकायदा रजिस्टर में हस्ताक्षर लिए जाते हैं, सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाती है। ऐसे में पूर्व जनप्रतिनिधि ने चेक पाने वाले के साथ की गई प्रेस वार्ता में लगाए गए आरोप निराधार हैं। उस व्यक्ति को चेक न मिलने पर न तो विधायक कार्यालय संपर्क किया गया और न तहसील स्तर में कोई जानकारी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष से आज तक हजारों चेक बांटे जा चुके हैं, ऐसा उन्होंने कहना, और ऐसी घटना कभी सामने नहीं आई है। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सत्यजीत सरकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सत्यजीत, रुद्रपुर विधायक के द्वारा की गई ये प्रेस वार्ता काफी महत्वपूर्ण है, क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की गई है। क्या कुछ है पूरा मामला, अभी तक का क्या अपडेट है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे मेन चीज में ये देखा गया कि सबसे पहले जो यहाँ पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। उनका कहना था प्रेस वार्ता में साफ साफ की जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो यहाँ चेक वितरण किया गया था राहत के लिए, उसमें 5,000 रुपए का चेक यहाँ पे आया था उनके नाम पे, व्यक्ति के नाम पे। तो उसमें 5,000 में से 3,000 का रिश्वत मांगा गया था। उसमें ऑडियो क्लिप भी है उसमें। लेकिन जिसको देखते हुए उन्होंने ये भी बताया कि उसे भाजपा के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इसके लिए बताया गया था। लेकिन भाजपा वर्तमान जो विधायक है, विधायक शिव अरोरा, उनका कहना है कि हमारे तरफ से नहीं है, हमारा कोई पदाधिकारी नहीं है, भाजपा का कोई है। उल्टा उनके ऊपर पलटवार किया कि उनका ये साजिश है, पूर्व विधायक का साजिश है। उन्होंने खुद, उनके जो व्यक्ति है उन्होंने उनका खुद है, दोनों पार्टी उन्हीं के हैं, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब विधायक का कहना है इसमें स्पष्ट। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। वहीं सोमवार से दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ यात्रा के कारण पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दरअसल कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया कि सोमवार से 2 अगस्त तक दिल्ली देहरादून हाईवे बंद रहेगा। वहीं हाईवे पर दोनों ओर कांवड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया गया, वो आरक्षित रहेंगे उनके लिए। सूचना के मुताबिक आज सावन का दूसरा सोमवार है। इसमें हरिद्वार से जल लेकर आने वालों के साथ ही दिल्ली एनसीआर से कांवड़ लेके जाने वाले कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी का अनुमान है। इस दौरान कांवड़िए तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं, जिस कारण हादसे की संभावना बनी रहती है। इसी बीच कांवड़ियों की भारी भीड़ के मद्देनजर ही दिल्ली देहरादून हाईवे को 2 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। सहयोगी आलोक शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आलोक जी, कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए 2 अगस्त तक हाईवे बंद कर दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं, कांवड़ियों के मन में इस फैसले के प्रति क्या दिख रहा है और प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, इस वक्त कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में चल रही है और ऐसा देखा जा रहा है कि कांवड़िए जो है लगातार बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और खासतौर पर अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार भगवान भोलेनाथ का दिन भी होता है, इसके लिए ज्यादा संख्या में कांवड़िए जो है वो इस वक्त उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो इसी के मद्देनजर फिलहाल जो दिल्ली देहरादून हाईवे है उसको 2 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि जब कांवड़िए यहाँ पर आते हैं तो वो बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए, डीजे बजाते हुए वो हाईवे पे जाते हैं, जिसमें दुर्घटना होने का खतरा भी बना रहता है। इसी के तहत प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि 2 अगस्त तक
फिलहाल दिल्ली देहरादून हाईवे को जो है बंद रखा जाएगा। इसके अलावा 2 और रास्ते हैं जिनको कि कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है, वहीं से वो आगे का रूट तय करेंगे। और ज्यादातर जो कांवड़िए होते हैं वो हरिद्वार रूट के ज्यादा करीब रहते हैं, क्योंकि उन्हें हरिद्वार ही जाना होता है और वहीं से जल लेना होता है। देहरादून से भी रास्ता जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो यूपी से सटे हुए क्षेत्र हैं, मुजफ्फरनगर की बात करें या फिर रुड़की इस तरफ की बात करें या राजस्थान की बात करें, तो यहाँ से ज्यादा संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं और वो देहरादून का रूट अपनाते हैं। तो फिलहाल 2 दिनों के लिए इस रूट को बंद किया गया है, ताकि जो बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी वजह से कोई और दुर्घटनाग्रस्त। चलिए, कांवड़ियों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, खुशी की बात है, वाजिब भी है। लेकिन दिल्ली देहरादून हाईवे के बंद होने से क्या जो गाड़ी वाहन है, जो चालक है, उनके लिए कोई वैकल्पिक रूट निर्धारित किया गया है, कोई अन्य व्यवस्था? दिल्ली देहरादून हाईवे जो है उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन हरिद्वार रूट से आप देहरादून की ओर सफर कर सकते हैं और यही रूट जो है अभी सुचारू भी है। फिलहाल इसके लिए जो है प्रशासन ने डाइवर्ट कर दिया है, पुलिस बल की तैनाती लगा दी गई है और बैरिकेडिंग भी वहां पर लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो अब जो संचालक हैं, जो वाहन संचालक हैं और जो दिल्ली देहरादून के बीच में सफर अक्सर करते हैं, उनके लिए फिलहाल हरिद्वार का रूट जो है वो खोला गया है। चलिए, आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के सोमवार पर भगवान शिव के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह 4 बजे से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो गई। दक्षेश्वर महादेव मंदिर को भगवान शिव का ससुराल भी कहा जाता है। मान्यता है कि सावन के 1 महीने भगवान शिव दक्षेश्वर मंदिर में ही विराजते हैं, इसलिए दूर दूर से शिव भक्त यहाँ पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में स्थानीय लोगों की भीड़ के साथ साथ कई अन्य लोग भी पहुंच रहे हैं। खूब हर्षोल्लास के साथ कांवड़ियों का जत्था वहां पहुंच रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स देख सकते हैं, जहां शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारे सहयोगी रुपेश वालिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी रुपेश, हम अपने दर्शकों को मनमोहक तस्वीरें दिखा रहे हैं, भक्ति से लबरेज, और ऐसे में दक्षेश्वर महादेव मंदिर की भी अपनी एक अलग गरिमा है। क्या कुछ माहौल आपने देखा और भगवान के दर पर कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है और जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो भी उत्साह यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांवड़ यात्रा फिलहाल अंतिम चरण में है, या चरम पर कह लीजिए, चरम पर है कांवड़ यात्रा। तो कांवड़ यात्री भी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऐसा ही हाल यहाँ पर जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, वहां पर भी यही हाल देखने को मिला। सुबह से ही आज यहाँ पर लंबी लंबी कतारें शिव भक्तों की लगनी शुरू हो गई थी। लोग दूसरे सोमवार को, सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और जलाभिषेक करके अपनी अपनी मन्नत मांग रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मान्यता ये है कि भगवान दक्षेश्वर महादेव महाराज का जो मंदिर है, वहाँ पर यही मान्यता है कि पूरे सावन के दौरान भगवान शिव वहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो इसलिए दक्षेश्वर महादेव मंदिर का विशेष महत्व सावन में हो जाता है। इसी को देखते हुए काफी दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर पहुंचते हैं और जलाभिषेक करके अपनी दुआएं यहाँ पर भगवान शिव से मांग रहे हैं और साथ ही साथ कामना ये भी कर रहे हैं कि जो वो भगवान शिव से सावन के दौरान जलाभिषेक करके दुआएं मांग रहे हैं वो फलीभूत हो। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए रुपेश जी आपका बेहद शुक्रिया। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शिव मंदिर रामबाग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। उनमें गजब का उत्साह था। शिव भक्तों ने हजारों की संख्या में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर जल अभिषेक किया। इस मंदिर की मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव मंदिर में आकर अपनी मन की मुराद मांगते हैं तो शिव जी उनकी मुराद अवश्य पूरी करते हैं। प्रभु भोलेनाथ के दर पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सावन का महीना भी है। आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर लोग भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। कमोवेश ऐसा ही नज़ारा हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, जहां जहां भगवान भोलेनाथ
विराजमान है। लोग वहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मन्नतें उनके सामने रख रहे हैं। ऊपर से आज सावन की दूसरी सोमवारी, इसको लेकर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। सोमवार के दिन का अपना अलग महत्व है। भगवान शिव का यह दिन है, उन्हें यह दिन बेहद प्यारा है, इसलिए उनके भक्त भी इस खास दिन पूरी कोशिश करते हैं कि भगवान के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सके, उनके दरबार में हाजिरी लगा सके। वहीं अब बात करेंगे टिहरी की, जहां उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने घनसाली के बूढ़ा केदार में आई आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया और तोली गांव और तिनगढ़ गांव के आपदाग्रस्त पीड़ित 50 परिवारों से मुलाकात की। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने आपदा से पीड़ित तिनगढ़ गांव के 50 से 55 परिवारों को विनय खाल स्कूल में रहने, खाने और सोने की व्यवस्था उनकी की है, जिसमें सभी लोग फिलहाल रह रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस प्रकार से तोली गांव की घटना हुई और दूसरे गांव तिनगढ़ गांव में जिस प्रकार बरसात के बाद एकदम तेजी से जो पानी आया वो बहुत भयानक था और टोली गांव में मलबा आने के कारण 2 लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर उनकी सरकार मदद के लिए हर वक्त तैयार है और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देकर सुरक्षा को देखते हुए दूसरी जगह पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का उन्होंने निरीक्षण किया। टिहरी की हम ये बात आपको बता रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। 2 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी और कई लोगों का विस्थापन भी करना पड़ा एक निकट के स्कूल में, जहां पीड़ित परिवार वहां अपना वक्त गुजार रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हमेशा उनके लिए कार्य करती रहेगी, उनके हितों की रक्षा करती रहेगी। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने जर्जर मटकोटा दिनेशपुर मार्ग पर हो रहे हादसे और यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पर फायरिंग को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। महाजन ने शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए तत्काल मटकोटा सड़क के पुनर्निर्माण के साथ उसके चौड़ीकरण की मांग की है। सिर्फ खानापूर्ति करते हुए गड्ढे पाटने से काम नहीं चलेगा। महाजन ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी अनिल सिंह के सुपुत्र पर रुद्रपुर में फायरिंग करने को लेकर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाया। उन्होंने कहा कि बीते दिनों फायरिंग करने के आरोपी के द्वारा 2022 में फिरौती मांगी गई थी। उन्होंने सरकार पर क्षेत्र के लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद मटकोटा दिनेशपुर मार्ग का निर्माण हुआ। लगभग 75 करोड़ रुपए से बनाई गई यह सड़क है, 1 साल भी नहीं चल सकी और बुरी तरह जर्जर हो गई। क्षतिग्रस्त सड़क पर बने गड्ढों से आए दिन दुर्घटना में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, मगर शासन प्रशासन ने वायदे के बावजूद इस सड़क पर अभी तक कार्य आरंभ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सड़क के पुनर्निर्माण के साथ इसके चौड़ीकरण की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र मार्ग पर दुरुस्तीकरण का कार्य आरंभ नहीं हुआ तो कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने शासन प्रशासन पर क्षेत्रवासियों को बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याएं भी उपलब्ध नहीं करा पाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। उन्होंने इसका मुद्दा भी साफ उठाया है। कमिश्नर मुख्यालय में नागरिक कल्याण समिति के शनिवार को दिए गए धरने के बाद मची हलचल को देखते हुए आयुक्त विनय शंकर पांडे सोमवार को पौड़ी पहुंचे। उनके सरकारी दौरे का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। 4 धाम, आपदा और अन्य जगह समस्याओं को लेकर पौड़ी के नागरिकों ने धरना प्रदर्शन कर फुल टाइम कमिश्नर की मांग की थी। नागरिकों का कहना था कि कमिश्नर पांडे पौड़ी मुख्यालय में कम आते हैं, जिससे कार्यों पर विपरीत असर पड़ रहा है।
मॉनसून सीजन में डेंगू की चुनौती से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी कर चुका है, जबकि अस्पतालों में बनाए गए डेंगू वार्ड में समय रहते सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। सीएमओ पौड़ी ने जिले के समस्त अस्पताल के सीएमएस को निर्देश दिए हैं कि डेंगू पर की जा रही व्यवस्थाओं का जांच करें और अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए कुछ बेड्स रिजर्व रखें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर उप जिला अस्पताल और जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, इसकी जांच कर ली जाए। दरअसल बीते साल डेंगू के केस बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग की चुनौती बढ़ गई थी। अकेले पौड़ी जिले में ही बीते साल डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा था। इस साल हालात बेकाबू न हो, इसके लिए समय रहते जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएमओ ने लोगों से अपील की है कि अपने इर्द गिर्द गंदा पानी इकट्ठा न होने दें, जिससे लार्वा न पनपे। इसके अलावा फुल स्लीव कपड़े पहनकर ही बाहर निकले, जिससे डेंगू से बचा जा सके। रुद्रपुर भगवानपुर क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो 50 वर्षों से भगवानपुर क्षेत्र में निवास कर रहे थे, कोर्ट के आदेश पर शासन और प्रशासन ने उन गरीब परिवारों को उजाड़ दिया। रातों रात सारे परिवार सड़क पर आने को मजबूर हो गए। शासन प्रशासन घर तोड़ने की पहल कर रहा है। इन परिवारों की पुनर्वासन की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। पीड़ित परिवारों की मांग जमीन के बदले जमीन दी जाए और मकान के बदले उचित मुआवजा, जिसमें पीड़ित परिवारों के रहने, खाने और बच्चों के स्कूल जाने की भी कोई व्यवस्था की जाए। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि रुद्रपुर के समाज सेवी सुब्रत विश्वास लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दूसरी ओर धरना प्रदर्शन में लगातार विभिन्न प्रकार के नेता और राजनेता भी पहुंच रहे हैं और केवल आश्वासन ही दे रहे हैं। सुब्रत ने कहा, प्रशासन अगर यह मांग पूरा न करे तो जल्द उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहे। इन लोगों का खाने पीने की व्यवस्था तो सरकार और प्रशासन ने बोला था कि हम देंगे। यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक और अभी के तत्कालीन विधायक शिव अरोड़ा और राजकुमार ठकराल ने दोनों ने बोला था, मगर धोखा देने के सिवाय इन दोनों को कोई काम आता नहीं है लोगों को। तो कोई मुआवजा, इनको कोई राशन वासन, पानी होने, खाना पीना कोई नहीं दिया था। जितना हमारे संगठन, मजदूर संगठन द्वारा हो रहा है हम कर रहे हैं। बाकी ये इधर के अगल बगल के गाँव वाले इनकी मदद करें, जितनी हो पा रही है अधिक से अधिक मदद कर रहे हैं। और इनकी स्थिति ऐसी है कि कोई मदद नहीं, खुद ही के माध्यम से ज़्यादा चल पा रहे हैं। देखिए, मेरा नाम सुब्रत कुमार विश्वास है। मैं जनता का नौकर हूँ, क्योंकि जनता ही मुझे बुलाती है, जितना भी मेरा सहयोग करती है। और मैं रुद्रपुर विधानसभा में रहता हूँ। तो यहाँ पर जो मजदूर हैं, ये जो पीड़ित परिवार है, जिनको गरीब है, जिनको दिहाड़ी मजदूरी करके अपने तिनका जोड़ के घर बनाया था, तो शासन से मेरा अनुरोध है, उत्तराखंड शासन से मेरा अनुरोध है कि अनुरोध ही कर सकते हैं, मगर उम्मीद है कि ये करेगी नहीं, क्योंकि ये गरीबों का उजाड़ने वाली सरकारें बसाने वाली तो है नहीं। फिर भी हम अनुरोध कर सकते हैं कि ये जो इनको पुनर्वासन दिया जाए, इनको मकान के बदले मकान और जमीन के बदले जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले उचित मुआवजा दिया जाए। और अगर नहीं देंगे तो बहुत जल्दी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। पौड़ी में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की जटिल प्रक्रिया आवेदकों के लिए सरदर्द बन गई है। सबसे अधिक दिक्कत उन आवेदकों को आ रही है जो परिजनों के जन्म और मृत्यु होने के 21 दिन बाद अपने परिजनों का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील में शपथ पत्र दाखिल करने पहुंच रहे हैं। एसडीएम स्तर से प्रमाण पत्र जारी करने से पहले ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ अब पटवारी से भी जन्म और मृत्यु की जांच करवाई जा रही है, जबकि पूर्व में सिर्फ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ही जन्म और मृत्यु की जांच किया करते थे। 2 बार अलग अलग स्तर से जांच करवाने के बाद ही अब प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसमें कई बार 1 साल से अधिक का समय भी लग रहा है। ऐसे में आवेदकों को कई बार तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सबसे अधिक दिक्कत ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उठानी पड़ रही है, जिन्हें बार बार तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। प्रमाण पत्र समय पर न बनने के कारण उन्हें तकलीफ हो रही है। वहीं प्रमाण पत्र की जटिल प्रक्रिया पर ग्राम प्रधान संगठन ने भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्रक्रिया के सरलीकरण की मांग कर दी है। संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी अनामिका ने बताया कि शासन स्तर से समस्या का समाधान किया जा रहा है। जल्द ही आवेदकों को पेश आ रही दिक्कत का समाधान कर लिया जाएगा। इसमें जो हमें गाइडलाइंस मिली हैं उसके अनुसार जो 1 साल से ऊपर के जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र हमें जारी करने हैं, उसमें ऐसा है कि तहसील की रिपोर्ट लगेगी। तो पहले ये अपनी सरकार पोर्टल पे आईडी थी जिसके थ्रू हो जा रहा था। अब क्योंकि सीआरएस पोर्टल जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू आ गई है, तो उसमें ऐसा हुआ है कि हमारी वाली आईडी उन्होंने बंद करने के लिए कहा, जिसमें हमने बंद कर दिया।
तो ये प्रमाण पत्र फिर यहाँ से जारी नहीं हो पा रहे, तो उनको फिजिकली यहाँ पे आना पड़ रहा है, जो एक दिक्कत की बात है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेप्स ले रही है, तो उसमें वो आईडी जनरेट करेगी जो कि तहसीलदार स्तर की भी होगी और एसडीएम स्तर की भी होगी, तो फिर ये ऑनलाइन ही माध्यम से हो जाएगा और ये आसान हो जाएगा। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्टर कर्मचारी संघ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा इस समय जोरों पर है और ऐसे में परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ का हड़ताल पर जाना सरकार को महंगा पड़ सकता है। आपको बताते चले कि कुछ समय पहले रुद्रप्रयाग में एक बस खाई में गिर गई थी, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसका ठीकरा सरकार ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों के सर पर फोड़ा था और इस प्रकरण में 4 लोगों को निलंबित किया गया था, जिनके पक्ष में अब उत्तराखंड परिवहन मिनिस्टर कर्मचारी संघ मैदान में उतर चुका है। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्टर कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद चमोली ने बताया कि सभी कर्मचारी कम संसाधन होने के बावजूद अपनी सेवा को 4 धाम यात्रा में दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रुद्रप्रयाग में हादसा हुआ था, जिस पर 4 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था, जांच होने के बावजूद कर्मचारियों की कोई लापरवाही नहीं मिली और अभी तक उन कर्मचारियों को बहाल भी नहीं किया गया है। कर्मचारी संघ की मांग है कि उन कर्मचारियों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसके लिए कर्मचारी संघ 2 दिन से काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहा है। कर्मचारियों की चेतावनी है कि उन लोगों को जल्दी बहाल नहीं किया गया तो वे लोग कार्य बहिष्कार करेंगे और एक बड़ा आंदोलन होगा। चमोली जनपद में लगातार हो रही बारिश के कारण श्री बद्रीनाथ में अलकनंदा का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिस कारण नदी किनारे रहने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले व्यक्तियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के चलते हर जगह नदियां उफान पर है और ऐसे में उनके किनारे बसने वाले लोगों के ऊपर प्रशासन चौकस है और जरूरत पड़ने पर उन्हें अन्यत्र जगह शिफ्ट कर रहा है। वहीं 22 जुलाई से देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुई कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरा ट्रैफिक प्लान बना रखा है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में कांवड़ियों के वाहन को आवागमन करने की इजाजत नहीं है। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि किसी भी कांवड़ वाहन को नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो सहारनपुर, हरिद्वार या मसूरी की तरफ से आ रहा हो। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कांवड़ वाहन को आशा रोड़ी या विकास नगर की तरफ से हरिद्वार के लिए जाना है तो वे आईएसबीटी से रिस्पना पुल होते हुए जाएंगे और अगर कोई हरिद्वार या ऋषिकेश से विकास नगर जाना चाहता है तो वो भी इसी तरह रिस्पना पुल और आईएसबीटी और शिमला बाईपास रोड के रास्ते जाएंगे, लेकिन उन्हें मंसूरी मार्ग का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। चंपावत जिला मुख्यालय के गोरलचोड़ मैदान में मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन खिलाड़ी योजना के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया है। पहले दिन बालक वर्ग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 8 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के 318 बालकों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सफल 150 बच्चों को इस योजना के तहत इनका चयन किया जाएगा। जिला मुख्यालय गोरलचोड़ मैदान में जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया, जिसमें 8 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों अपने हिस्सेदारी दर्ज कर रहे हैं। 318 कुल संख्या रही बच्चों की जिन्होंने इसमें शिरकत की। और अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।